चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कलात्मक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जहां हम एक प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब बुद्ध की ही मूर्तियां हैं तो इनमें इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है? तो देखिए, इसका जवाब सिर्फ कला में नहीं है। ये जवाब छिपा है भूगोल, संस्कृति और इतिहास की गहराइयों में। और यही हमें मूर्तिकला के 3 बहुत ही शानदार स्कूलों की कहानी सुनाता है। हम बात कर रहे हैं मौर्योत्तर काल के 3 महान स्कूलों की, गांधार, मथुरा और अमरावती। कमाल की बात यह है कि ये तीनों लगभग एक ही समय पर फले फूले, लेकिन भारत के बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में। और इसी वजह से हर स्कूल ने बुद्ध को देखने का अपना एकदम अलग, एक अनूठा नजरिया दुनिया के सामने पेश किया। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उत्तर पश्चिम में प्राचीन गांधार की जमीन पर। अब देखिए, ये इलाका था कहाँ? आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला हिस्सा। मतलब ये उस जमाने में संस्कृतियों का एक चौराहा था। सोचिए, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ ईरान और फिर यूनान, सब यहां आकर मिल रहे थे। और बस यही मेलजोल यहां की कला की जान बन गया। यहां की कला की सबसे खास बात क्या है? वो है इसका ग्रीको रोमन यथार्थवाद। मतलब यूनानी और रोमन आर्ट का इस पर इतना गहरा असर है कि इसे ग्रीको इंडियन स्कूल भी कहते हैं। बुद्ध का शरीर देखिए, एकदम मसल्स वाला, रियलिस्टिक, बाल लहरदार, घुंघराले, जैसे किसी यूनानी देवता के हों। और तो और कई मूर्तियों में तो मूछें भी हैं। ये सब साफ साफ दिखाता है कि पश्चिम से कैसे आर्टिस्टिक आइडियाज यहां आ रहे थे। और सिर्फ चेहरा या शरीर ही नहीं, कपड़े देखिए। बुद्ध ने जो वस्त्र पहने हैं, उनकी सिलवटें, उनका स्टाइल बिल्कुल रोमन टोगा जैसा है। सोचिए, एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु और पहनावा पश्चिमी। ये कल्चरल मिक्स का इससे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है? गांधार कला में एक और चीज गौर करने वाली है, प्रभामंडल, यानी सिर के पीछे का घेरा। ये काफी बड़ा है, लेकिन एकदम सादा, कोई सजावट नहीं। क्यों? क्योंकि सारा फोकस बुद्ध के शांत और रियलिस्टिक चेहरे पर रखना था, ना कि फालतू की सजावट पर। तो ये तो थी गांधार की बात। अब वहां से निकलकर सीधे चलते हैं भारत के दिल में, कृष्ण की नगरी मथुरा। और मथुरा पहुंचते ही सब कुछ बदल जाता है। यहां कोई बाहरी प्रभाव नहीं, कोई ग्रीक या रोमन स्टाइल नहीं। मथुरा की कला वो पूरी तरह से स्वदेशी थी। इसकी जड़ें यहीं भारत की अपनी मिट्टी और परंपराओं में थीं। तो यहां बुद्ध कैसे दिखते हैं? गांधार से एकदम अलग। शरीर मसल्स वाला नहीं, बल्कि थोड़ा भरा हुआ, जिसमें एक अलग ही ऊर्जा और जीवन शक्ति दिखती है। और चेहरे पर एक आध्यात्मिक खुशी है, एक हल्की सी मुस्कान। और एक और मजेदार बात, मथुरा स्कूल सिर्फ बौद्ध मूर्तियां नहीं बना रहा था, बल्कि हिंदू और जैन देवी देवताओं को भी इसी स्टाइल में गढ़ा जा रहा था। अब जरा प्रभामंडल को देखिए। याद है गांधार का प्रभामंडल कितना सादा था? यहां देखिए, ये तो अपने आप में कलाकृति है। इसे कितनी खूबसूरती से ज्यामितीय और फूलों के डिजाइन से सजाया गया है। और हां, बुद्ध को पद्मासन यानी कमल मुद्रा में बैठे हुए जो हम आज देखते हैं, वो प्रतिष्ठित छवि इसी मथुरा स्कूल की देन है। ये आज भी गहरे ध्यान और शांति का सबसे बड़ा सिंबल माना जाता है। मथुरा की मूर्तियों में एक और चीज पर ध्यान देना जरूरी है, और वो है हाथों की भाषा, जिन्हें हम मुद्रा कहते हैं। ये सिर्फ हाथ हिलाना नहीं है। हर एक मुद्रा का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब होता है। जैसे अभय मुद्रा का मतलब है डरो मत, ध्यान मुद्रा का मतलब है मेडिटेशन। मतलब बिना एक शब्द कहे ये मूर्तियां अपनी मुद्राओं से ही बुद्ध की शिक्षाओं को हम तक पहुंचा देती हैं। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। हम जा रहे हैं दक्षिण भारत, जहां कला का मकसद ही एक नया मोड़ ले लेता है। यहां कृष्णा नदी के किनारे सातवाहन राजाओं के समय में एक ऐसी कला शैली पनपी जिसका मकसद ही अलग था। यहां मूर्तियों को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि कहानियां सुनाने के लिए बनाया गया। तो अमरावती में क्या अलग है? यहां का फोकस किसी एक अकेली मूर्ति पर नहीं है। नहीं, यहां के कलाकारों ने तो सफेद संगमरमर पर पूरी की पूरी कहानियां गढ़ दी। बुद्ध की जिंदगी के किस्से, उनके पिछले जन्मों की जातक कथाएं, सब कुछ इतने जीवंत और गतिशील तरीके से उकेरा गया है कि लगता है पत्थर में जान आ गई हो। ये जो जातक कथाएं हैं, इन्हें संगमरमर पर इतनी डिटेलिंग के साथ बनाया गया है कि लगता है पत्थर खुद कहानी सुना रहा है। और ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं था, ये आम लोगों को कहानियों के जरिए बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देने का एक बहुत ही असरदार तरीका था। यहाँ की मूर्तियों में एक और चीज है जो उन्हें जिंदा कर देती है, और वो है त्रिभंग मुद्रा। इसमें शरीर 3 जगहों से, गर्दन, कमर और घुटने से थोड़ा मुड़ा होता है। इससे मूर्तियों में एक कमाल की लचक और मूवमेंट आ जाती है। ऐसा लगता है मानो वो बस अभी अभी चल पड़ेंगी। तो हमने तीनों स्कूलों को देख लिया।
अब ऐसा करते हैं, इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि इनका फर्क बिल्कुल साफ हो जाए। देखिए, एक तरफ गांधार का ग्रीको रोमन रियलिज्म, दूसरी तरफ मथुरा का स्वदेशी आध्यात्मिक आनंद और तीसरी तरफ अमरावती की कहानी सुनाती कला। मतलब एक ही बुद्ध, लेकिन उन्हें देखने और दिखाने के तीन बिल्कुल अलग अलग नजरिए। ये दिखाता है कि एक ही विचार को कला कितने अलग अलग तरीकों से पेश कर सकती है। जैसा कि एडगर डेगा ने कहा था, कला वो नहीं है जो आप देखते हैं, बल्कि वो है जो आप दूसरों को देखने पर मजबूर करते हैं। और इन प्राचीन कलाकारों ने ठीक यही किया। उन्होंने सिर्फ पत्थर नहीं तराशे, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए विचारों को एक रूप दिया, एक आकार दिया। ये तीनों स्कूल हमें दिखाते हैं कि कला कैसे अलग अलग संस्कृतियों और विचारों के बीच एक पुल का काम करती है। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है कि आज से 2000 साल बाद हमारी कला हमारे आज के ज़माने के बारे में क्या कहानी कहेगी।